नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इसमें स्टाफिंग प्रोसेस। तो स्टाफिंग प्रोसेस आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग हमने देखा कि प्लानिंग में हम सोचते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, संसाधनों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। और संसाधनों को इकट्ठा करके फिर हम पद निर्धारित पोस्ट बना देते हैं, पोस्ट क्रिएट कर देते हैं कि कौन अधिकारी होगा, कौन उसके अंडर काम करेगा। उसके बाद स्टाफिंग में हम लोगों को उन पदों पर लगाते हैं। तो उसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे हम अपॉइंट करते हैं लोगों को। जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, कल को जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको भी सेम प्रोसीजर लगभग फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या प्रोसीजर क्या होती है, तो इसमें वो बताया गया है। तो स्टाफिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर, कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण लगाना। मतलब कि कितने लोग काम करने के लिए चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी अभी आवश्यकता, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इस बात को अभी एस्टिमेट कर रहे हैं हम, कितने लोगों हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए हमें चाहिए। फिर सेकंड आ जाता है रिक्रूटमेंट, थर्ड आ जाता है सिलेक्शन, फोर्थ प्लेसमेंट, रिटेंशन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर और सेपरेशन। ये पूरे 10 जो स्टेप्स हैं आपकी स्टाफिंग प्रोसेस के, अब ये डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण। तो सबसे पहले तो व्यक्तियों को अपॉइंट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने व्यक्ति चाहिए। सभी ऑर्गेनाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। कोई भी एक, मान लीजिए कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर कम एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए, किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ज्यादा व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट कितनी है उसका अभी निर्धारण कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता का निर्धारण कर रहे हैं, कितने लोगों को लगाना है काम पर। तो इसमें सुनिश्चित किया जाता है कि संगठन में ठीक समय पर व ठीक समय व स्थान पर पर्याप्त मात्रा में योग्य कर्मचारी, देखो कर्मचारी ये नहीं कि किसी को भी लगा लेंगे, किसको, योग्य, जो एलिजिबल होगा, एफिशिएंट होगा, काम करने में कुशल होगा, उसी कर्मचारी को हमने लगाना है। आवश्यक व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण करते समय इसमें पदोन्नति, अवकाश ग्रहण, नौकरी छोड़ने, पद मुक्ति आदि संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम रिक्वायरमेंट कितने लोग चाहिए इसका, उसके बारे में हम अनुमान लगा रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रमोशन वाले कितने केस हैं। अब हमारी पोस्ट वैकेंट है मान लीजिए 50, 10 व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी प्रमोशन होनी है, तो ये 50 व्यक्ति हमें बाहर से नहीं लगाने, 10 व्यक्ति तो प्रमोशन से ही मिल जाएंगे हमें, ठीक है। अब जो हमें जहां से ये प्रमोट होकर आए हैं वो पद खाली है, उनके लिए अलग से 10 व्यक्ति लगाने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो प्रमोशन कितने लोगों की होनी है, रिटायरमेंट कितने लोगों की होनी है, नौकरी छोड़ने और पद मुक्ति आदि संभव, कोई जैसे बीच में नौकरी छोड़कर चला जाता है कोई व्यक्ति, तो मान लीजिए अभी जैसे एग्जांपल लिया 50 पोस्ट का, अब ये लगा लो कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं फिलहाल, उनमें से कोई 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो अब हमारी रिक्वायरमेंट 50 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 55 एम्प्लॉइज अब हमें चाहिए। उसके बाद पद मुक्ति आदि संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है, वही रिटायरमेंट आ जाएगा इससे। तो इस चरण में यह भी निर्धारित किया जाता है कि चयन किए जाने वाले कर्मचारियों में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, मतलब जो कर्मचारी हम लगाएंगे उनमें क्या क्वालिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमने बात की थी कि पद की जो जितना इम्पोर्टेंट, जितना महत्वपूर्ण कोई भी पद होगा, उतना ही योग्य व्यक्ति उस पर काम करने के लिए चाहिए। तो जिस पद के लिए आप अंदाजा लगा रहे हो भी इतने कर्मचारी चाहिए, तो साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा भी कौन से कर्मचारी, क्या योग्यता उनकी होनी चाहिए, तो इसका भी हमें उसमें अंदाजा लगाना है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि एस्टिमेट कर रहे हैं कितने लोगों को हमने काम पर लगाना है। दूसरा आ जाता है रिक्रूटमेंट, सेकेंड स्टेप है ये। और ये जो स्टाफिंग प्रोसेस है ये सीक्वेंस में ही चलेगी, आप रिक्रूटमेंट को पहले नहीं कर सकते। पहले क्या होगा, एस्टिमेटिंग, हम एस्टिमेट लगाते हैं कि इतने लोग चाहिए। उसके बाद रिक्रूटमेंट में क्या किया जाता है, रिक्रूटमेंट में जैसे आपने देखा भी होगा कि जैसे स्कूल में जब सेशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स नहीं मतलब जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, वो क्या करते हैं, अपना रिज्यूमे बनाते हैं, सीवी बनाते हैं, और वो स्कूलों में दे आते हैं, चाहे वहां पोस्ट खाली है या नहीं है, यानी कि वो अप्लाई कर आए। जब भी वहां पर स्कूल में पोस्ट वैकेंट होगी तो उसको बुला लिया जाएगा। तो भर्ती में तो सबसे पहले लोगों को इनवाइट करना कि भाई तुम आओ अप्लाई करो, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में
उनको ये कहा जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जितने ज्यादा लोग पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतना ही योग्य व्यक्ति के चुनने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक तो ये है कि कौन कौन से स्रोत है जहां से ये कर्मचारी मिल पाएंगे ये, और दूसरा उनको एप्लीकेशन भेजने के लिए मोटिवेट करना, उन लोगों को ये कहना कि भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ज्यादा से ज्यादा लोग। ये पॉजिटिव प्रोसेस होती है, रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें लोगों को बुलाया जाता है ज्यादा से ज्यादा, भी आप अप्लाई करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और इसके स्रोत जो है कहाँ कहाँ से कर्मचारी उपलब्ध हो सकते हैं, दो तरह के सोर्सेज हैं इसके, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होता है? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो, और एक्सटर्नल क्या होगा? जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स क्या का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया था कि 50 पोस्ट वैकेंट है और प्रमोशन होनी है 10 व्यक्तियों की, तो हमें ये जो 10 व्यक्ति हैं ये तो इंटरनल सोर्स से ही मिल गए ना, हमें बाहर नहीं जाना पड़ा। तो इंटरनल सोर्स का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में काम जो पहले से व्यक्ति कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज पहले से काम कर रहे हैं, उन्हीं को आगे प्रमोट करके उन पदों को भर देना। तो इंटरनल सोर्स ये होते हैं। एक्सटर्नल होते हैं बाहर से। बाहर से का मतलब क्या हो गया? पुराने कर्मचारियों को दोबारा लगा लेना। जो कर्मचारी हमारे यहाँ पर, जैसे कई टीचर रिटायर हो जाते हैं तो गवर्नमेंट कई बार वो कर देती है कि भाई आप उनको 1-2 साल के लिए उनको बुलाया जाता है कि आप पढ़ाएं दोबारा से आकर। तो इसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय जो काम करके जा चुके हैं दोबारा उनको बुला लिया जाता है। उसके बाद जो काम फिलहाल जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, वो जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, वहां पोस्ट वैकेंट हो जाती है और मेरे कोई नॉन में एलिजिबल है कोई व्यक्ति, तो मैं रेफरेंस दे दूंगी भाई मेरी फ्रेंड है या मेरे कोई रिलेटिव्स है, आप उनको बुला लीजिए इस पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था कि जैसे जैसे क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती जाती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हम अपना नाम दे देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं। जैसे ही कोई वैकेंसी निकलती है तो वहां से डेटा उठा लिया जाता है और उससे लोगों को उससे रोजगार दिया जाता है। फिर एडवर्टाइजिंग द वैकेंसीज, रिक्त पदों का विज्ञापन करके। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में और काफी इनमें होर्डिंग्स, ये इस तरह से कोई इसमें एडवर्टाइजमेंट निकाली जाती है कि भी इतनी पोस्ट वैकेंट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो विज्ञापन करके फिर लोग जब पढ़ेंगे उस एडवर्टाइजमेंट को तो वो वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कई बच्चों की जो है वो जॉब लग जाती है, कैंपस प्लेसमेंट बोलते हैं इसको। तो अच्छे जो कंपनीज है, जो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कॉलेजेस में जाके वहीं पर इंटरव्यू ले लेती है और देखती है कौन बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है तो वहीं से हायर कर लेती है उनको। रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट, जो लेबरर होते हैं, आपने देखा भी होगा पानीपत इतना बड़ा शहर है तो उसमें आपको जैसे इंडस्ट्रीज है, उद्योग है काफी, तो वहां पर फैक्ट्री के सामने काफी सारे मजदूर बैठे रहते हैं फैक्ट्री के गेट पर। तो जैसे ही मतलब फैक्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है, जितनी लेबर चाहिए तो वो वहां से फैक्ट्री गेट से ही अपना उनको लगा देती है। जो लेबर है वो जाके फैक्ट्री गेट पर बैठ जाती है। ट्रेड यूनियंस है। ट्रेड यूनियन का मतलब श्रम संघ, जो यूनियन बनी होती है उनके थ्रू एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया जा सकता है उनसे। उसके बाद लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जिनका काम ही लेबर अवेलेबल कराना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करके भी एम्प्लॉयज अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सेकंड हमारा हो गया रिक्रूटमेंट। क्या बताया आपको? फर्स्ट हमारा, पहले हमने एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोग चाहिए। दूसरा रिक्रूटमेंट की लोगों को एक तो देखना सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेंगे हमें ये एम्प्लॉय, उसके सोर्स बताए दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। और उसके बाद उनको सोर्स के बाद हमें पता चल गया भी ये यहाँ से हमें एम्प्लॉयज अवेलेबल हो सकते हैं, तो उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि आप जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन भेजें। तो ये आपका रिक्रूटमेंट में आ जाता है। अब आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है जो रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूट जो ये स्टेप आपका रिक्रूटमेंट का, यहाँ पर आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाया, एप्लीकेशन मंगवा ली उनकी। सिलेक्शन में क्या होगा? अब बहुत सारी एप्लीकेशन आई हुई है, पोस्ट कम है, मान लीजिए एग्जांपल 50 पोस्ट है और एप्लीकेशन आ गई है आपके पास 500। ठीक है, तो 500 को तो जॉब नहीं दी जा सकती ना, तो उनमें से हमें सिलेक्शन करना होता है, चयन करना होता है, छांटना होता है। जो किसको छांटेंगे? जो योग्य व्यक्ति होगा, जो एफिशिएंट होगा, एलिजिबल होगा, उसको छांट लिया जाता है उसमें से। तो चयन प्रक्रिया के अंतर्गत अनेक प्रार्थियों में से योग्य प्रार्थियों को कार्य के लिए चुन लिया जाता है।
अब इसमें प्रार्थी की कुशलता और कार्य की प्रकृति एक जैसी होनी चाहिए, यानी कि जो कार्य है उस पर जिस चीज की रिक्वायरमेंट, जिस एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वो एलिजिबिलिटी उस कैंडिडेट में होनी चाहिए। समानता जितनी अधिक होगी परिणाम उतने ही अच्छे होंगे। दूसरी ओर समानता कम है तो ट्रेनिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जो काम की नेचर थी, ठीक है, मान लीजिए एक टीचर है और उसको काम दे दिया जाए प्रिंसिपल का, वो तो नहीं कर पाएगा, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएंगी। इसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन में अगर जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किया है, उसको वो काम नहीं आता तो उसको तो बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी। तो इससे संसाधनों का क्या होगा, वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज वेस्ट होंगे हमारे। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट है, नेचर ऑफ वर्क है, और जो एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है, वो क्या हो, सिमिलर होने चाहिए। तो इसमें क्या, ये जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, कैसे छांटे जाते हैं। अब 500 एप्लीकेशन आई है, उनमें से 50 को आप कैसे छांटोगे। सबसे पहले स्क्रूटिनी ऑफ एप्लीकेशंस, आवेदन पत्रों की जांच की जाती है, सारी एप्लीकेशंस को जांचा जाता है, उनको उनकी छटनी की जाती है। अब उनमें से छांट लिया, मान लीजिए 500 एप्लीकेशन आई थी, 500 में से मान लीजिए 100 या 200 का जो है ना वो ठीक लगा ऑर्गेनाइजेशन में कि भी हाँ ये कैंडिडेट बुलाए जा सकते हैं, भी ठीक लग रहा है, क्वालिफिकेशन बढ़िया है इनकी, उनको प्रीलिमिनरी इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, प्राथमिक साक्षात्कार, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानने के लिए। फिर नेक्स्ट है फिलिंग ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कहा जाता है। उनके एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लिए जाते हैं, ये आगे आएगा अभी सारा प्रोसीजर। फाइनल इंटरव्यू होता है फिर, और चेकिंग रेफरेंस। अब जिस एम्प्लॉय को काम पर लगाना है उससे 2 व्यक्तियों के नाम मांगे जाते हैं जो रेफरेंस के तौर पर, और उन 2 व्यक्तियों से बात की जाती है कि ये सोशली ये व्यक्ति कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है, तो उनकी रेफरेंस को चेक किया जाता है। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि फिजिकली जो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है वो फिजिकली काम करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो बीमार है या कोई उसको कोई दिक्कत है तो उसको काम पर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो छुट्टी लेगा फिर रोज, और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्शन है और सारी जो काम है वो क्या होगा, इफेक्ट सफर करेगा। फिर ऑन द जॉब एग्जामिनेशन, जब वो काम पर लगा दिया जाता है तो उसके जो उसका कार्य है उसको एग्जामिन किया जाता है, देखा जाता है कि वो क्या अपने कार्य को ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये थर्ड स्टेप था। अब सिलेक्शन कर लिया, देखिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट का पता लगाया, कितने व्यक्ति चाहिए, फिर हमने लोगों को बुलाया ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट में, अब उनमें से छांट लिया तो वो सिलेक्शन का काम हो गया। और फोर्थ क्या है, प्लेसमेंट। जब आपने छांट लिया कि भाई ये व्यक्ति काम करने के लिए, तो उनको क्या किया जाता है, प्लेसमेंट, यानी काम पे लगा दिया जाता है। उनको अपॉइंटमेंट लेटर प्रूफ तो होना चाहिए ना उनके पास कि हमें चुन लिया गया है, तो वो प्रूफ क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर, वो उसको दे दिया जाता है एम्प्लॉइज को। अब किसी भी उसमें अब उसको प्लेसमेंट मतलब काम पर लगाया जाएगा, अब वो उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बन जाएगा अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त करने के बाद। अब उस व्यक्ति को ऐसी जगह पर लगाया जाना चाहिए जहां उसकी कुशलता का पूरा उपयोग किया जा सके। अब कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, उसको आप मशीनों पे काम करने के लिए थोड़ी लगाएंगे, फिजिकल वर्क करने के लिए उसको मैनेजर की या कोई और सुपरवाइजर की फॉर्मेट कोई अच्छी पोस्ट उसको देंगे ताकि वो अपनी एफिशिएंसी का भरपूर उपयोग कर पाए, तो उसको प्लेसमेंट लगा दिया जाएगा काम पर। फिर रिटेंशन का अर्थ क्या होता है, रिटेंशन मीन्स काम पर बनाए रखना। अब इतने सारी लंबी प्रोसीजर करके हमें किसी भी एम्प्लॉय का चुनाव करते हैं तो ये बहुत महंगी प्रक्रिया होती है पूरी, क्योंकि अभी हमने उस दिन भी डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो ये होती है आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है, तो इसमें बहुत खर्चा आता है। और क्या कोशिश होनी चाहिए कि जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉय है, वो बहुत जल्दी जल्दी काम मतलब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। जैसे अभी आपने 50 लोगों की अपॉइंटमेंट करी और उनमें से 10 व्यक्ति ने क्या किया, छोड़कर चले गए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उन 10 व्यक्तियों को फिर नए सिरे से उनकी अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, किसी और 10 व्यक्तियों की। उसमें फिर वही लंबा प्रोसीजर चलेगा अब आपका कि आपको रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, सिलेक्शन करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होगा, टाइम भी वेस्ट होता है और मनी भी वेस्ट होती है। तो रिटेंशन का अर्थ है कि जो 50 व्यक्ति चुन लिए गए वो ऑर्गेनाइजेशन में अब बने रहें, वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर ना जाए। तो क्या रीजन होते हैं कि कोई भी जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाते हैं, तो उसका क्या कारण होता है, पेमेंट ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। अब किसी भी कर्मचारी को अगर
जो उसकी रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी और वेजेस है ये, या उसको छुट्टियां हैं, ये चीजें अगर आप सही से नहीं दोगे तो वो छोड़कर चला जाएगा। किसी एम्प्लॉय को बहुत अर्जेंट काम है, आपने उसको